लेक्चर नंबर 67 पार्ट 2 इंड AS 21 इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ट्रू। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे? लास्ट लेक्चर में ये पढ़े थे कि इस चैप्टर को आपको डिवाइड करना है 4 डिवीजन में। पहला डिवीजन अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, फॉरेन ऑपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। ट्रू। पिछले लेक्चर में हम लोग बात करते सिर्फ 2 डिवीजन का, पहला अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन और दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में क्या सीखे थे कि जैसे ही भाई क्वेश्चन में तुमको दिखे कि अकाउंटिंग करना है तो दिमाग में आ जाना चाहिए मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। क्या आना चाहिए? मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। ठीक है, बस दिमाग में ले आओ। फिर 2 चीज़, डे 1 एंट्री दे दो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है प्रीवेलिंग रेट। ईयर एंड जब आओगे तो मॉनेटरी आइटम को रीमेजर करो कंपल्सरीली, नॉन मॉनेटरी आइटम को रीमेजर मत करो। हो गया। ठीक। एक चीज़ एक और तुमको पता है, जब रीमेजर करोगे तो जर्नल एंट्री दोगे तुम, जिसके वजह से एक्सचेंज डिफरेंस होगा या फिर एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज गेन होगा, एक्सचेंज लॉस होगा। तो जो एक्सचेंज गेन या जो लॉस है वो P&L में जाएगा जनरली, लेकिन सिर्फ एक ऐसा केस है जब एक्सचेंज डिफरेंस P&L में जाएगा। कब होता है ऐसा? ऐसा तब होगा जब रीवैल्यूएशन होगा। जैसे ही रीवैल्यूएशन होगा तो एक्सचेंज डिफरेंस P&L में जाके जाएगा OCI में। ये रीवैल्यूएशन किस पे होता है भाई? कोई भी एसेट के ऊपर होगा, कोई भी क्या उसको कहते हैं मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम पे होगा। मॉनेटरी को तो हम लोग रीमेजर कर ही देते हैं, जब नॉन मॉनेटरी अगर रीवैल्यू हो गया तो इसको भी रीमेजर करना पड़ेगा। तो जनरल क्या बोले थे कि जनरली मॉनेटरी रीमेजर होता है, नॉन मॉनेटरी रीमेजर नहीं होता है। एक्सचेंज डिफरेंस P&L में जाता है, लेकिन जैसे ही रिवैल्यूएशन होगा तो नॉन मॉनेटरी भी रीमेजर होगा और एक्सचेंज डिफरेंस OCI में जाएगा। ट्रू, वेरी ट्रू। अगर क्वेश्चन में डेफर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, तो तुमको डेफर टैक्स निकालना होगा। और डेफर टैक्स कब आता है भाई? जहाँ पे टैक्स बेस वर्सेस कैरिंग अमाउंट डिफरेंस होता है और हमारा जैसे ही रिवैल्यूएशन हो रहा है, रिवैल्यूएशन छोड़ दो, हाँ रिवैल्यूएशन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन सिर्फ अकाउंट्स में होता है, टैक्स बेस में नहीं होगा, तो डेफर टैक्स आएगा ही आएगा। और डेफर टैक्स का एंट्री क्या होता है? वो P&L यूज़ करता है जनरली, लेकिन हमारे केस में डेफर टैक्स P&L में जाएगा। कहाँ जाएगा? OCI में जाएगा। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन हुआ है। तो भाई जैसे ही रीवैल्यूएशन होगा तो 3 चीज़ पॉइंट, नॉन मॉनेटरी भी रीमेजर हो जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस P&L से ना जाके OCI में चल जाएगा, और डेफर टैक्स P&L में जाके कहाँ जाएगा? OCI में जाएगा। और एक और लाइन पता है तुमको कि डेफर टैक्स वहाँ जाता है जहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस गया है, एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ जाता है? जहाँ पे रीवैल्यूएशन गया है। तो एक लाइन से चलता है जनरली OCI। ट्रू, खत्म। ये बात हो गया अकाउंटिंग का। दूसरा पार्ट है प्रेजेंटेशन। ट्रू। प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या सीखे थे कि भाई प्रेजेंटेशन में दिमाग मत लगाना कि मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है, कुछ नहीं, ये दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। प्रेजेंटेशन में सीधा तुम्हारे पास क्या होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन करना है तुमको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन करना है, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन करना है तुमको फंक्शनल करेंसी में या कोई दूसरा करेंसी में। तो कौन से रेट पे तुम करोगे वो तुमको दिखना है। तुमको मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रू, ओके, परफेक्ट। सो बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी को हम लोग करते हैं क्लोजिंग रेट पे, इक्विटी को जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, और जो उसका ये क्या नाम है इसका, अदर इक्विटी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी गिवन होगा। अदरवाइज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करेंगे। अदर इक्विटी का ड्यूरिंग द ईयर या फिर P&L का आइटम, ये दोनों को लेंगे एवरेज रेट पे। ट्रू। एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग, इक्विटी और ओपनिंग अदर इक्विटी गिवन या हिस्टोरिकल कॉस्ट, अदर इक्विटी ड्यूरिंग द ईयर या फिर प्रॉफिट, P&L आइटम नॉट प्रॉफिट, P&L आइटम सब जाएगा किस पे? एवरेज रेट पे। इसी यही चीज़ हम लोग सीखे थे। एक पिछला लेक्चर का इतना बड़ा समरी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, लगता नहीं है इम्पॉर्टेंट है क्या, कि भाई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या होता है? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन तब होता है जब आप फंक्शनल करेंसी में ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे हो। हम एक कंपनी है, मेरा फंक्शनल करेंसी रुपीज़ में, अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं डॉलर्स में तब वो मेरे लिए हुआ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अगर हम रुपीज़ में कर रहे हैं ट्रांजैक्शन तो वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। और जहाँ पे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं होगा वहाँ पे इंड AS 21 आएगा ही नहीं। वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट का इफेक्ट तुमको देना ही नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ये बात बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाओगे तो उस टाइम इसको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज तुम भूल जाओगे, मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, बस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। फॉरेन ऑपरेशन, थर्ड पार्ट। कुछ खास नहीं है। फॉरेन ऑपरेशन क्या होता है भाई? फॉरेन ऑपरेशन लाइक फॉर एग्जांपल हम इंडिया में है, मेरा एक बिजनेस जापान में है, एक बिजनेस अमेरिका में है, तो ये सब मेरा फॉरेन ऑपरेशन है।
ईजी। जब वहाँ का वो सब्सिडियरी जब हमको अपना फिनेंशियल भेजेगा तो वो करेगा प्रेजेंटेशन, हम मेरे करेंसी में करेगा, तो उसको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा अपना फंक्शनल करेंसी से मेरे फंक्शनल करेंसी में, तो उसको ही काम करना पड़ेगा, कुछ खास नहीं है। और यही चीज़ आगे फोर्थ पॉइंट जो था प्रेजेंटेशन, उसको भी लेके था। मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर का 2 ही पार्ट है। पहला पार्ट क्या उसको कहते हैं, 3 पार्ट है, सॉरी, पहला पार्ट अकाउंटिंग, दूसरा पार्ट प्रेजेंटेशन और तीसरा पार्ट फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, फॉरेन ऑपरेशन में कुछ खास नहीं है भाई, तुम बस अभी आगे पढ़ोगे तो एक लॉजिक समझ, एक मतलब एक टॉपिक है जो काम का लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद क्वेश्चन है, उसको देख लेना, कुछ खास उसमें नहीं है, मतलब अभी इतना कि हम अभी बैठ के बताएं, लेकिन उसको बना लेना क्योंकि सर बनवाए हैं। ठीक, नया टॉपिक है जो फॉरेन ऑपरेशन से ही रिलेटेड है, इसलिए फॉरेन ऑपरेशन पढ़ाया गया है। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन क्या होता है भाई, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, जो रिलेटेड कंपनी है उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको कहेंगे हम लोग इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। अगर याद होगा तो जब भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन होता था तो हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन होता था उसको एलिमिनेट कर देते थे, लेकिन कहाँ पे, CFS में। हम ए कंपनी है, कोई दूसरा बी कंपनी है, ठीक है, हम पेरेंट है, वो सब्सिडियरी है, हम अपना SFS बना रहे हैं, वो अपना SFS बना रहा है, हम सेल किए हैं तो हम एंट्री की दिए डेटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वो एंट्री किया परचेज टू आपका क्रेडिटर, तो अपने अपने SFS में अपना अपना एंट्री दिया। लेकिन हम पेरेंट के नाते हमको तो CFS भी बनाना है, तो जब CFS बनाएंगे तो हम अपना भी डेटा डालेंगे, हम जो भी मेरा P&L का है, जैसे हम जो भी सेल किए वो जाएगा, सब्सिडियरी का भी डेटा हमको उठा के लाना है, तो उसके P&L में जो भी वो परचेज किया वो भी लाना होगा, लेकिन सेल परचेज एक दूसरे का ही है, तो उसको हमको एलिमिनेट करना पड़ता है। ये बात तो तुमको पता है, ट्रू ट्रू। तो जब भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन होता था, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता था, तो हम लोग जो भी कॉमन ट्रांजैक्शन होता था उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते थे। एक और चीज़ तुमको याद होगा कि भाई जैसे कि अगर सेल परचेज किए हैं और जो बायर कंपनी है उसके पास इन्वेंट्री बचा ही रह गया, जो खरीदा था रिलेटेड कंपनी से, वो उसके पास अनसोल्ड है, तो ईयर एंड पे वो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री में जो भी प्रॉफिट था, जो अनरियलाइज प्रॉफिट था, उसको हमको एलिमिनेट करना पड़ता था, जिसको कहते थे हम लोग URP एलिमिनेशन। तो जब भी इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन होता था तो 2 चीज़ करते थे, जो ट्रांजैक्शन हुआ है पहले उसको एलिमिनेट करो, और URP जो भी अगर बचा हुआ है अनरियलाइज प्रॉफिट, पहले उसको भी एलिमिनेट करो, तो 2 चीज़ एलिमिनेट करते थे। ट्रू ट्रू। ए भाई तू तो पूरा पिछले का समरी दे दिया, यहाँ पे बताओ ना इंडेक्स 21 में क्या करना है। कुछ नहीं करना है भाई, नथिंग, जो अभी तक पढ़े थे हम लोग एग्जैक्ट वही करना है। जो ट्रांजैक्शन होगा इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन का उसको तुम एलिमिनेट कर दोगे, और जो क्या उसको कहते हैं URP है उसको एलिमिनेट कर दोगे, और ये सब होगा कहाँ, ये सब होगा CFS में, SFS में तो अपना अपना काम करेगा सब। ट्रू ट्रू। एक चीज़ है सिर्फ जो तुमको नया सीखना है, क्या है चीज़ वो बताते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें, अपने कॉपी में तुम आ जाओगे पेज नंबर, वेयर इज़ द पेज नंबर, wait या सो इफ़ यू कुड कम ऑन पेज नंबर 384, तो वहाँ पे एक एग्जांपल दिखेगा। तुमको बोले तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ क्या करना है, एक चीज़ तुमको काम आएगा, मतलब कि क्या उसको कहते हैं, एक चीज़ सीखने मिलेगा कि एक ही क्वेश्चन को तुम मिस्टेक कर सकते हो, उसको अकाउंटिंग का क्वेश्चन समझ सकते हो और तुम मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी कर सकते हो, या फिर तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अकाउंटिंग का क्वेश्चन समझना या फिर उसका क्वेश्चन समझना हार्ड नहीं है, दैट इज़ ईजी। तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई अकाउंटिंग में हम मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी देखें या फिर ये क्लोजिंग रेट और एवरेज रेट देखें, समझे। तो उस ये क्वेश्चन करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई हमको एक क्वेश्चन को देखने, अगर क्वेश्चन में अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग करने के लिए हमको मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी देखना होता है, और प्रेजेंटेशन करने के लिए क्लोजिंग एवरेज रेट सब देखना होता है, तो ये क्लैरिटी मिलेगा। ठीक, परफेक्ट। एग्जाम्पल जो पेज 384 पे है रिलेटिंग टू इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, वो क्या है, पेज नंबर 12.9 बुक, कॉन्सेप्ट बुक, उसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। इसमें क्या हो रहा है आपका कि एक पेरेंट कंपनी है, वो क्या कर रही है कि अपने सब्सिडियरी को सेल कर रही है कुछ सामान, मतलब नॉर्मल चीज़। पेरेंट P हैज़ USD एज इट्स फंक्शनल करेंसी, पेरेंट का फंक्शनल करेंसी डॉलर्स है, वो सब्सिडियरी कोई S है जो शायद जर्मन, उसका फंक्शनल करेंसी यूरो है, मेरा डॉलर्स है, उसका यूरो है, हम कर रहे हैं, हम है पेरेंट, वो है सब्सिडियरी। ठीक, ओके। जो पेरेंट है वो क्या कर रही है कि $100 100 USD $100 दे रही है S को,
कब? 30 सितंबर को एज अ लोन। पेरेंट सब्सिडरी को लोन दे रही है $100 का। तो एक बात बताइए, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है भाई? कैसे बता दे? तो डिपेंड करेगा कौन सा कंपनी ट्रांजैक्ट कर रहा है। अगर कंपनी अगर जैसे कि पेरेंट है, तो अगर पेरेंट ट्रांजैक्ट कर रहा है, मतलब पेरेंट अगर पेरेंट लोन दे रहा है, तो उसके लिए तुम क्या उसको कहते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शनल करेंसी डॉलर्स है, वो दे भी रहा है डॉलर्स में, तो उसके लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इसलिए इंडेक्स 21 इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन करेंसी कुछ आएगा ही नहीं उसके बुक्स में। उसके बुक्स में कुछ नहीं आएगा, मतलब उसके एसएफएस में कुछ नहीं आएगा ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, लेकिन जब तुम बात कर रहे हो सब्सिडियरी का, तो उसके लिए कौन सा ट्रांजैक्शन है? उसके लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसका फंक्शनल करेंसी यूरो है, लोन ले रहा है डॉलर्स में, तो दैट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो सब्सिडियरी को उसको सब्सिडियरी पे इंडेक्स 21 लगेगा, उसको इफेक्ट दिखाना होगा फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफरेंस का। ट्रू ट्रू। तो हम लोग कैसे इस लोन को प्रेजेंट करेंगे? तो भाई एक तो ये दो चीज़ें इसमें, अकाउंटिंग भी है और प्रेजेंटेशन भी है। अगर प्रेजेंटेशन पूछ रहा है, नहीं प्रेजेंटेशन नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग पूछ रहा है, तुमको बोल नहीं रहा कि बैलेंस शीट दिखाओ समथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ बोल रहा है अकाउंटिंग करके दिखाओ। ट्रू। जब भी अकाउंटिंग करना होता है तो क्या करते हैं? मॉनेटरी नॉमिनेटरी देखना होता है, तो दिमाग में रखो मॉनेटरी नॉमिनेटरी। डे वन ट्रांजैक्शन तुमको दोनों के बुक्स में ट्रांजैक्शन करना है, पेरेंट के भी बुक्स में और सब्सिडियरी के बुक्स में। ठीक है, तो पेरेंट के बुक्स में जब तुम जाओगे एंट्री देने के लिए, तो पेरेंट क्या एंट्री देगा कि वो लोन दे रहा है, तो लोन गिवन अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रू, दे दिया लोन गिवन अकाउंट डेबिट टू कैश, डे वन ट्रांजैक्शन। इसको ईयर एंड पे कुछ देना पड़ेगा जर्नल एंट्री? नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ही नहीं था, तो ईयर एंड पे कोई एंट्री नहीं देगा। ठीक, लेकिन जब अगर हम सब्सिडियरी के बुक्स का बात कर रहे हैं, तो उसको तो फॉरेन एक्सचेंज, वो फॉरेन करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज रेट का उसको इफेक्ट देना पड़ेगा। तो डे वन वो एंट्री दे दिया जो भी उसको मिला था। क्या मिला था? कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। अमाउंट क्या जाएगा? मॉनेटरी नॉमिनेटरी से मतलब नहीं है, डे वन जो प्रीवेलिंग रेट है उससे, तो $100 इंटू 1.5 यूरो कर लो, हो गया। अब ईयर एंड आता है, ईयर एंड पे इसको करना पड़ेगा, इफेक्ट देना पड़ेगा और रीमेजर करना होगा। किसको? मॉनेटरी आइटम को। मॉनेटरी आइटम क्या है? इस पर लोन है, तो लोन को हम लोग क्या कर देंगे? रीमेजर करेंगे। रीमेजर कितना पे हो रहा है इसका? $0.5 से। $2 का हो गया, 1.5 पे लिया था, अब $2 हो गया, तो $0.5 से इसको रीमेजर करना पड़ेगा। ट्रू, कर दिया। रीमेजर करने का एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू लोन, खत्म हो गया। अकाउंटिंग कुछ खास नहीं है, यही सिखाते ना कि अकाउंटिंग जब करना है तो मॉनेटरी नॉमिनेटरी देखना पड़ेगा। पहला चीज़ डे वन प्रिवेलिंग रेट से, और ईयर एंड में मॉनेटरी आइटम को कर दो रीमेजर। ट्रू। लेकिन एक और चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे देखें, क्या है? ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है भाई, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि CFS भी बनाओ तुम। तो CFS कौन बनाएगा? पेरेंट बनाएगा। तो जैसे ही अब CFS बनाना है, तो उसमें एक बात याद रखना है कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन होगा तो बहुत सारी चीज़ एलिमिनेट करना होता है। पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको एलिमिनेट करो, जो क्या उसको कहते हैं, URP है, उसको एलिमिनेट करो। 2 चीज़ें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? लोन दे रहा है और लोन लेना देना कर रहा है। ट्रू। तो लोन लेना देना का एंट्री P&L में नहीं होता है, कहाँ होता है वो? मतलब उसका इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में होता है। तो हम लोग बैलेंस शीट में, दोनों के बैलेंस शीट से लोन हम लोग कम कर देंगे। ट्रू। उसका जब सब्सिडी का सामान ला रहे होंगे, तो उसको जो लाइबिलिटी में लोन था वो हम अपने लाइबिलिटी में नहीं लाएंगे, CFS लाइबिलिटी में। और मेरे पेरेंट के बुक्स में जो एसेट में लोन दिख रहा था, उसको CFS के एसेट में लोन नहीं दिखाएंगे, तो दोनों तरफ से उसको हटा देंगे। ट्रू। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन खत्म। दूसरा URP एलिमिनेशन। यहाँ पे इन्वेंट्री तो है नहीं कि URP कुछ है, तो उसको एलिमिनेट करने का कोई जरूरत ही नहीं। तो 2 चीज़ था, कर दिए, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन खत्म। लेकिन एक बात बोले थे कि इसमें हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे, ये तो हम लोग पहले से जानते थे। नया चीज़ क्या सीख रहे? देखो भाई, ये लोग एंट्री क्या दिया था? लोन गिवन टू कैश और कैश टू लोन। तो उसका इफेक्ट हम लोग CFS में ख़त्म कर दिया कि लिए ही नहीं CFS बैलेंस शीट में। लेकिन एक और एंट्री हुआ है, कौन सा? P&L अकाउंट डेबिट टू लोन। कौन किया एंट्री? सब्सिडियरी किया है। तो क्या ये जो एंट्री है P&L टू लोन, ये जो एक्सचेंज डिफरेंस का जो एंट्री है, क्यों आ रहा है? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की वजह से आ रहा है। जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी वजह से ये एंट्री आ रहा है। तो क्या इसको, और ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन तो किसके बीच हो रहा है? रिलेटेड कंपनी के बीच में हो रहा है, तो क्या इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा? नहीं, इसको एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं एलिमिनेट करना पड़ेगा भाई? हम लोग एलिमिनेट उसको करते हैं जो दोनों के बुक्स में होता है। जैसे कि देखो, इसके बुक्स में लोन गिवन था, उसके बुक्स में लोन टेकन था, तो हमको इफेक्ट को एलिमिनेट करना पड़ा, क्योंकि दोनों के बुक्स में आ रहा था। हम CFS में लाएंगे तो खिचड़ी दिख जाएगा।
यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्सचेंज डिफरेंस का है उसका एंट्री सिर्फ सब्सिडरी के बुक्स में हुआ है, पेरेंट के बुक्स में है ही नहीं। तो भाई जब दोनों के बुक्स में, एक ही आदमी के बुक्स में है, तो उसका एलिमिनेट करने का क्या जरूरत है, वो तो आएगा ही आएगा। जब दोनों आदमी के बुक्स में रहता है तभी तो खिचड़ी दिखेगा, इधर का परचेज, इधर का सेल, इधर का लोन गिवन, इधर का लोन टेकन, तो वो तो नलीफाई करना पड़ेगा। लेकिन एक्सचेंज डिफरेंस कौन सह रहा है, सब्सिडरी, पेरेंट तो नहीं सह रहा है, ना उसको गेन हो रहा है, ना लॉस हो रहा है। तो पेरेंट का P&L में है ही नहीं चीज़, सब्सिडी के P&L में। और सारा सामान को P&L से CFS में तो लाना ही होता है। CFS क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें दो तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, P&L और बैलेंस शीट। तो CFS P&L का भी बनेगा और बैलेंस शीट का बनेगा। तो P&L जब बनाएंगे CFS में, तो सब्सिडी का भी सारा P&L का लाएंगे और पेरेंट का भी लाएंगे। पेरेंट का सब ले आओगे तो सब्सिडी का भी सब ले आओगे। सब्सिडी में ये लॉस आया हुआ एक्सचेंज लॉस, क्या इसको एडमिट करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि सिर्फ ये सब्सिडी की बुक्स में, पेरेंट की बुक्स में है ही नहीं। परफेक्ट। तो इसका अगर हम समरी दें कि भाई अगर कोई भी क्वेश्चन में इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, और जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन हो रहा है वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, तो तुमको क्या क्या करना होता है। नॉर्मल चीज़, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है तो जो ट्रांजैक्शन है पहले उसको एलिमिनेट करो, चाहे P&L से या फिर बैलेंस शीट से। P&L मतलब सेल, अगर सेल हुआ है तो सेल परचेज को पहले P&L से हटा दो, और बैलेंस शीट में सेल परचेज की वजह से क्या आया हुआ होगा, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल, उसको हटा दो। तो जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है पहले उसको हटा दो, फिर URP का जो एलिमिनेशन है वो हटा दो। तो ये दो चीज़ तो तुमको पता था कि ट्रांजैक्शन हटाओ, URP एलिमिनेट करो। लेकिन जब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होता है तो जो तीसरा एक्सचेंज डिफरेंस होता है उसको तुमको एलिमिनेट करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है तो तुमको बता चुके हैं। तो जब एकदम दिमाग में क्लियर रखना, नॉर्मल जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जैसे ही इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन होगा, एलिमिनेट टू थिंग्स, द ट्रांजैक्शन एंड URP, बट नॉट एलिमिनेट व्हाट, डोंट एलिमिनेट द एक्सचेंज डिफरेंस वाला एंट्री। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। वही चीज़ अपने कॉपी में दिया हुआ है एग्जाम्पल में, पेज नंबर 384 पे, कि बैलेंस शीट में देखोगे लोन टू समरी और लोन फ्रॉम पेरेंट दोनों को एलिमिनेट कर दिया गया है, क्योंकि सब्सिडी के बुक्स में एसेट लाइबिलिटी में दिख रहा था, हाँ, और पेरेंट के बुक्स में एसेट में। तो जब CFS बनेगा तो हटाना ही पड़ेगा। लेकिन जब P&L बना रहे हैं CFS में, तो उस टाइम एक्सचेंज डिफरेंस जो सब्सिडी का उसको हमको लेना होगा। क्यों, क्योंकि उसको एलिमिनेट नहीं करना है। एलिमिनेट क्यों नहीं करना है, क्योंकि दोनों के बुक्स में नहीं है, सिर्फ एक के बुक्स में। परफेक्ट। तो तीन चीज़ तुमको याद रखना। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन अगर फॉरेन करेंसी में हो रहा है तो तीन चीज़ याद करो, दो चीज़ को एलिमिनेट कर दो, पहला ट्रांजैक्शन को और URP को, डोंट एलिमिनेट एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक, ओके। तो ये जनरल चीज़ है। अब देखो इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, जैसे हम लोग ट्विस्ट पहले पढ़े थे। क्या ट्विस्ट हम लोग पढ़े थे पहले, कि नॉन मॉनेटरी आइटम रीमेजर नहीं होता है और एक्सचेंज डिफरेंस P&L में जाता है। लेकिन एक चीज़ उल्टा पढ़ना पड़ा था, क्या, कि अगर रीवैल्यूएशन होगा तो दोनों चीज़ चेंज हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे है क्या, कि जनरली हम लोग एलिमिनेट नहीं करते हैं एक्सचेंज डिफरेंस को। अभी वही बोले कि दो चीज़ को एलिमिनेट करो, एक्सचेंज डिफरेंस एलिमिनेट मत करो। एक ऐसा केस है जहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस को तुमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कौन सा ऐसा केस है जहाँ एक्सचेंज डिफरेंस को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा? वो केस है जब लोन लेना देना कर रहे हो, बट जो लोन का रीपेमेंट होगा वो श्योर नहीं है कि वो रीपेमेंट होगा कि नहीं। दैट इज़ नॉट रिटर्नेबल इन फ्यूचर। अगर ऐसा लोन का ट्रांजैक्शन हो रहा है जो नॉट रिटर्नेबल है, तो वहाँ पे तुमको ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ट्रू। तो जनरल जब इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन हो रहा है और फॉरेन करेंसी में, दो चीज़ को एलिमिनेट करो, एक्सचेंज डिफरेंस को एलिमिनेट मत करो। लेकिन एक ऐसा केस है जहाँ एक्सचेंज डिफरेंस भी एलिमिनेट हो जाएगा। कब? जब लोन नॉन रिपेबल है। ये लाइन सिर्फ थियरी का है, MCQ आ सकता है इसलिए बताया, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। ट्रू, परफेक्ट, ओके। चलो अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ तुम इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे, विच इज़ ऑन पेज नंबर 12.5। इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 12.5। कहाँ हो सर? या illustration number 8 page number 12.5. M Limited is engaged in business of manufacturing of bottles for pharmaceutical companies and non-pharmaceutical companies. It has wholly owned subsidiary of G Limited which is engaged in business of pharmaceutical. M Limited parent, G Limited subsidiary. G Limited purchase pharmaceutical bottle from its parent company. Subsidiary खरीद रहा है parent company से. Intra-group transaction. Okay. The demand of G Limited is very high. Operation
ओके एम लिमिटेड सोल्ड फार्मास्यूटिकल बॉटल टू जी लिमिटेड फॉर €12 lakhs। एम लिमिटेड जो है पेरेंट कंपनी, वो बेच रही है €12 लाख में, ठीक है। कब बेच रही है? 1 फरवरी को। कॉस्ट ऑफ दीज बॉटल आर 830 लाख रुपीज़, 830 लाख। एम लिमिटेड का जो बॉटल का कॉस्ट है वो रुपीज़ 830 लाख है लेकिन वो कितना में बेच रही है उसको? 12 लाख यूरो में। 830 लाख कॉस्ट, 12 लाख यूरो सेलिंग प्राइस, ठीक है। दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो URP, ट्रू, अगर पूरा अनसोल्ड रह गया। एट द ईयर एंड, दैट इज़ 31 मार्च 11, 1 फरवरी को बेचा, 2 महीना के बाद 31 मार्च 11 ईयर एंड आ गया। ऑल दीज बॉटल्स वर लाइंग एज क्लोजिंग स्टॉक एंड पेबल्स विद जी लिमिटेड। जो भी हम लोग बॉटल उसको बेचे थे 12 लाख यूरो में, वो उसके पास अनसोल्ड रह गया है सब्सिडरी के पास। URP है भाई बीच में, ट्रू, ओके। यूरो इज़ द फंक्शनल करेंसी ऑफ जी लिमिटेड। जो पेरेंट है, जो सब्सिडियरी है, उसका फंक्शनल करेंसी यूरो है और पेरेंट का है फंक्शनल करेंसी रुपीज़। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किसके लिए है? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है पेरेंट के लिए, क्योंकि उसका फंक्शनल करेंसी अलग है और ट्रांजैक्शन अलग में हो रहा है, ओके। तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस का इफेक्ट इंडेक्स 21 किस पे लगेगा? पेरेंट पे लगेगा, एम पे लगेगा, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये जो आदमी है सब्सिडरी, उस पर नहीं लगेगा। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। प्रोवाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग तुमको करना है। फॉर द अकाउंटिंग मतलब मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, ठीक। इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड एंड जी लिमिटेड, दोनों के बुक्स में तुमको करना है। ऑल्सो शो इट्स इम्पैक्ट ऑन CFS भी तुमको बनाना है। सपोर्ट योर आंसर बाय जर्नल एंट्री वेन एवर नेसेसरी। तो तुमको पूरा अकाउंटिंग करना है, किसके बुक्स में? पेरेंट और सब्सिडरी के बुक्स में, ठीक है, परफेक्ट। तो फॉर इंडेक्स 21 वाला अकाउंटिंग किसके बुक्स में करना है? पेरेंट के बुक्स में, ठीक है। तो चलो पेरेंट का बुक आ जाओ, SFS बनाते हैं। अकाउंटिंग करना है हमको और इंडेक्स 21 है, तो हमको क्या करना होगा? दिमाग में रखना है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम, ट्रू। और डे 1 का ट्रांजैक्शन करना है प्रीवेलिंग रेट से। डे 1 ट्रांजैक्शन क्या है? बेच रहा है, तो एंट्री क्या होगा? जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ट्रू। और अमाउंट क्या लिखाएगा? जो इन द प्रीवेलिंग रेट है। तो 12 लाख यूरो एट द रेट 83। वैसे करके उसका आंसर आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा? 996 लाख। तो 996 लाख पे वो बेचा है, ट्रू, ओके। रुपीज़ 996 लैक्स में, ओके। उसका कॉस्ट कितना था? 830 लाख। URP डिफरेंट। अब दोनों जो वैल्यू है 830 लाख और 996 दोनों रुपीज़ में, तो तुम्हारे लिए ईजी है। डे 1 ट्रांजैक्शन। ईयर एंड पे कुछ करेगा पेरेंट? हाँ भाई करेगा, क्योंकि इसके लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन था, तो इसको रीमेजर करना पड़ेगा। रीमेजर क्या होता है? मॉनेटरी आइटम। अभी वाला जो एंट्री है ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, उसमें मॉनेटरी क्या है? उसमें मॉनेटरी है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल को तुमको रीमेजर करना पड़ेगा। ईयर एंड पे हो गया है 85-83 से ₹2 बढ़ गया है, मतलब तुम्हारा एक्सचेंज गेन है। तो एक्सचेंज गेन की एंट्री क्या करोगे तुम? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू P&L, परफेक्ट, दे दिए। यहाँ पे रिवैल्यूएशन कुछ होगा नहीं, क्योंकि नॉन मॉनेटरी आइटम ही नहीं, कुछ मतलब काम कुछ हो नहीं रहा है, तो मतलब नहीं है, तो रीमेजर कर दिए तुम, ट्रू। बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल अब कितना पे दिख रहा है तुम्हारा? 996 डे 1 रिकॉर्ड किए थे, अब 24 और ऐड कर रहे हो, तो बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल अब दिख रहा है तुम्हारा 1020 पे। और P&L में एक्सचेंज डिफरेंस कितना? एक्सचेंज गेन दिख रहा है 24 का। ये SFS है, किसका? पेरेंट का। अब बात करते हैं सब्सिडरी का SFS। सब्सिडी के ऊपर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो इंडेक्स 21 लग ही नहीं रहा है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन का एंट्री देगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर ट्रेड पेबल्स, कितना में वो खरीदा था? 12 लाख यूरो में। उसका फंक्शन करेंसी यूरो में, तो यूरो में लिखेगा। हम लोग रुपीज़ में कर रहे थे। ईयर एंड को कुछ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ही नहीं है, बस, परफेक्ट। तो ईयर एंड जब वो बैलेंस शीट बनाएगा, तो उसका बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल्स कितना पे दिख रहा होगा? 12 लाख यूरो पे। P&L में कुछ दिख रहा होगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ एक्सचेंज डिफरेंस नहीं, क्योंकि इंडेक्स 21 ही नहीं लग रहा है, परफेक्ट। दोनों कंपनी का हम लोग SFS बनाती है। अब हम लोग बनाएंगे CFS बनाते टाइम तुमको क्या याद रखना बोले थे? 3 चीज़। 2 चीज़ एलिमिनेट होगा और 1 चीज़ एलिमिनेट नहीं होगा। 2 चीज़ एलिमिनेट क्या होगा? ट्रांजैक्शन और URP। एक्सचेंज डिफरेंस एलिमिनेट नहीं होता है, ओके। तो ट्रांजैक्शन क्या था? ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, परचेज टू ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल्स बैलेंस शीट से हटा लो, ओके। बैलेंस शीट से जब हटाने जाओगे ट्रेड रिसीवेबल मिलेगा बैलेंस शीट में 1020 पे,
किसके बुक्स में, इसके बुक्स में क्या नाम है, एम लिमिटेड के। एस लिमिटेड के बुक्स में बैलेंस शीट में कितना पे दिख रहा है उसका ट्रेड पेपर्स, 12 लाख यूरो पे। भाई 12 लाख यूरो है उसके बुक्स में, मेरे बुक्स में 1020 लाख है रुपीस में। क्या करें, तो इसको पहले चेंज करो, तो जब कन्वर्ट करोगे 12 लाख यूरो को तो वो भी 1020 आएगा, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों कट कर दो। फिर परचेज हुआ था, उधर सेल हुआ था, इसका एलिमिनेशन तुम P&L में कर सकते हो, CFS P&L में, ठीक है। तो हो गया, ट्रांजेक्शन एलिमिनेट कर दी। अब URP एलिमिनेट करना है। यहाँ पे URP एलिमिनेट कैसे करोगे भाई, बहुत ईजी है। 996 लाख हम लोग निकाल ही दिए थे सेलिंग प्राइस, और इसका कॉस्ट प्राइस था 830 लाख, तो बीच का जो हो गया 96 प्लस 60, मतलब समथिंग 166 लाख इसका URP हो गया। लेकिन एक चीज़ तुमको याद रखना है, क्या भाई, क्या याद रखना है मेरे भाई, जब जी लिमिटेड का बैलेंस शीट तुम बनाओगे तो उस टाइम तुमको याद रखना है किसी ट्रेड पेबल्स नहीं आएगा। एंट्री क्या दिया था, परचेज टू ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी में आएगा, लेकिन परचेज की वजह से उसका इन्वेंट्री भाग गया होगा, तो इन्वेंट्री भी बढ़ेगा कितना से, 12 लाख यूरो से, तो उसके बैलेंस शीट में 12 लाख यूरो का इन्वेंट्री भी आ रहा होगा। तो जब CFS बनाओगे तो CFS में पेरेंट के बुक से क्या लाओगे, बैलेंस शीट से, उसके बुक से सिर्फ लाओगे ट्रेड रिसीवेबल्स। लेकिन जब सब्सिडी के बुक से सामान लाने जाओगे तो उसके बुक से तुमको मिलेगा इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स तुम हटा दोगे, लेकिन इन्वेंट्री तो भी बचा हुआ है, और इन्वेंट्री तो बच रहा हुआ है, ट्रू। तो इन्वेंट्री का वैल्यू क्या दिख रहा होगा बैलेंस शीट में, 12 लाख यूरो नहीं, अरे मेरे भाई 12 लाख यूरो डे 1 था जब परचेज़ किया था। ईयर एंड पे हम लोग को इन्वेंट्री को फिर से वैल्यू करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री इज़ ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर लोअर, ट्रू। उसका कॉस्ट है 12 लाख यूरो, इन रुपीज़ को कहेंगे तो इन रुपीज़ दैट इज़ 996, परफेक्ट, दैट इज़ कॉस्ट। लेकिन जब उसका NRV देखोगे तो NRV क्या है, उसका कॉस्ट कैसे निकाले, डे 1 जब ट्रांजेक्शन हुआ था तो 12 लाख @83, तो 996 आ गया था, तो इन्वेंट्री का उस दिन का वैल्यू मिल गया। लेकिन ईयर एंड पे हम कैसे निकाले वैल्यू, तो ईयर एंड पे जो वैल्यू है सो है 12 लाख @85, 1020। तो इसमें ICI अज्यूम कर रहा है ना कि NRV जो कॉस्ट है 12 लाख यूरो वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट रिमेन्स द सेम, सिर्फ चेंज हो रहा है एक्सचेंज रेट। तो हम लोग ये मान लेंगे कि जो NRV है उसमें 12 लाख कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ रेट चेंज होने की वजह से NRV आ रहा है, अदरवाइज वो कॉस्ट ही है। तो कितना हो रहा है NRV 1020, और कॉस्ट कितना है 996, विच एवर लोअर क्या है 996, तो इन्वेंट्री किससे वैल्यू होगा 996 में, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो इन्वेंट्री ईयर एंड पे आ रहा है 996 में, लेकिन उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है 830, तो बीच का जो डिफरेंस है 166 का जो URP है उसको भी तुमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो CFS के P&L में तुम एलिमिनेट कर दोगे URP को, खत्म, ट्रांजेक्शन एलिमिनेट हो गया, मतलब बैलेंस शीट ट्रेड पेबल्स गया, P&L से तुम्हारा वो गया, URP एलिमिनेट हो गया। लेकिन एक चीज़ है जो तुमको एलिमिनेट नहीं करना है, क्या है वो चीज़ का नाम है तुम्हारा एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस किसके बुक्स में आया था, पेरेंट के बुक्स में, क्या था वो, एक्सचेंज गेन जाके लिख दो, देखो 24 का एक्सचेंज गेन आ रहा है, खत्म, ईजी, क्लियर, बस और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो वही जब भी इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन होता है 3 चीज़ याद रखना, 2 चीज़ को एलिमिनेट कर दो और एक को कभी एलिमिनेट मत करो, ओके, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई, नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ना है हम लोगों को, नोट, एक छोटा सा नोट क्या पता क्यों दिया है, अगर नॉर्मल कॉमन सेंस है। ये बात तो जो गुडविल है, अगर तुम अकाउंटिंग कर रहे हो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का, तो गुडविल के साथ क्या करोगे भाई, अकाउंटिंग कर रहे हो मतलब मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी देखना होगा, और गुडविल तो नॉन मॉनिटरी है। गुडविल क्या है, नॉन मॉनिटरी, क्यों, क्योंकि ना ही वो तुम्हारा राइट टू पे है, राइट टू रिसीव है, ना ऑब्लिगेशन टू पे है, तो वो नॉन मॉनिटरी चीज़ है, ठीक है। तो नॉन मॉनिटरी तो क्या करें, कुछ करने का जरूरत नहीं है यार, उसको रीमेजर करने का जरूरत नहीं है, ईयर एंड होगा तो उसको रीमेजर मत करना, जो भी वैल्यू पे उस लिखा होगा बैलेंस शीट में वही वैल्यू पे लिख देना, उसको रीमेजर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन अगर ये गुडविल को तुमको प्रेजेंटेशन वाला चीज़ आया, क्वेश्चन आया हुआ प्रेजेंटेशन का, अब अकाउंटिंग का क्वेश्चन नहीं है, तो प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, भाई कन्वर्ट करते हैं एसेट को क्लोजिंग रेट पे, एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पे, और सब गुडविल क्या है एसेट, तो उसको किस पे कन्वर्ट करेंगे, क्लोजिंग रेट पे। ये तो कॉमन सेंस बात है ना, जहाँ पे कोई भी चीज़ तुमको अगर गुडविल तुमको दिख जा रहा है तो, और क्वेश्चन बोल रहा है अकाउंटिंग करने का, तो
तो अकाउंटिंग बोल रहा है तो उसको तुम रिविजन मत करना, और अगर प्रेजेंटेशन बोल रहा है क्वेश्चन तो उसको क्लोजिंग डेट पे दिखा देना। परफेक्ट। एक चीज़ तुमको क्लैरिफाई करना है, मतलब बताना है, जो पिछला बार हम पिछला टॉपिक से रिलेटेड है क्या, FCTR अकाउंट। FCTR फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व कब बनता है, जब एसेट वर्सेस लायबिलिटी में डिफरेंस आ जाता है बैलेंस शीट में। डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि एक ही आइटम को प्रेजेंटेशन करने टाइम बैलेंस शीट के ही आइटम्स को, कुछ आइटम को कुछ और रेट पे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, कुछ आइटम को कुछ और रेट पे प्रेजेंट करते हैं, तो डिफरेंस आ जाता है। और इस डिफरेंस को हम लोग को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग FCTR अकाउंट बनाते हैं, और FCTR कहाँ जाता है, अदर इक्विटी में। ट्रू। उसका बैलेंस जनरली क्रेडिट होता है, मतलब जनरली नहीं, डिपेंड करता है कि अगर एसेट ज़्यादा है तो क्रेडिट होगा FCTR, और अगर लायबिलिटी ज़्यादा है तो डेबिट होगा FCTR। ट्रू। तो सर क्या करते थे आप, हाँ, तो रिटेन्ड अर्निंग में उसको आप अदर इक्विटी में भेज देते हैं। ठीक है, शायद हम उल्टा बोल दिए हैं कि FCTR का क्रेडिट और डेबिट कब होगा, एसेट ज़्यादा होगा और लायबिलिटी कम होगा, मतलब प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट तब होता है तब हम उसको क्या करेंगे, FCTR को क्रेडिट कर देंगे। ट्रू, जब एसेट ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है। लेकिन जब लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है तो हमको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा FCTR को। कहाँ, वही अकाउंट अदर इक्विटी में अकाउंट में। ट्रू। तो FCTR कहाँ जा रहा है, अदर इक्विटी अकाउंट में। लेकिन उसको अगर अदर इक्विटी अकाउंट से तुमको बाहर निकालना है तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे, अदर इक्विटी अकाउंट का क्रेडिट होता है बैलेंस, तो अदर इक्विटी डेबिट कर देंगे, आ जाएगा FCTR बाहर। कोई लॉजिक, हाँ भाई लॉजिक है। उसको तुमको अदर इक्विटी से निकालने के लिए, तुमको P&L में भेजने के लिए, अदर इक्विटी से निकाल के P&L में भेजने के लिए उसको तुमको रिक्लासीफाई करना होगा और तब P&L में भेजना होगा। मतलब FCTR जब भी निकलेगा तो वो निकलेगा OCI-R, रिक्लासीफाई करके ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो हर वक्त याद रखना कि FCTR हर वक्त OCI-R से आएगा। लॉजिक नहीं समझ में आएगा, हमको भी नहीं आ रहा अभी, तो बस याद रखना OCI-R। ठीक है, बस। इलस्ट्रेशन 9 पे आते हैं। व्हाट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9? Parent P acquired 90% of subsidiary S some years ago. P now sells its entire investment in S for 1500 lakhs. पेरेंट के पास 90% था, अब पूरा 90% वो बेच दे रहा है। 90% पेरेंट के पास था, मतलब 10% NCI था। ओके, ठीक। एक बात बताओ, याद आया होगा, पेरेंट अपना स्टेक बेच रहा है सब्सिडियरी में, एंड डैट टू ऐसे बेच रहा है जैसे कि उसका पूरा वो कंट्रोल खत्म हो। 90% बेच रहा है मतलब कंट्रोल खत्म हो रहा है, तो लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है। डिस्पोजल प्लस लॉस ऑफ कंट्रोल, तो जब भी डिस्पोजल प्लस लॉस ऑफ कंट्रोल होता था तो क्या करते थे हम लोग, एंट्री रिवर्स कर देते थे। रिवर्स करने का मतलब क्या, पहले एंट्री क्या दिए थे, INA अकाउंट डेबिट, टू NCI, टू PC, ऐसे। तो रिवर्स करने के लिए क्या करते थे हम लोग, NCI इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड, GBP टू गुडविल टू INA को क्रेडिट कर देते थे, NCI को डेबिट कर देते थे, तभी कम होता था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, द नेट एसेट ऑफ S आर 1000 एंड NCI इज 100 लाख। तो INA कितना है 1000 और NCI कितना है 100। क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस दैट हैव अराइजन P ओनरशिप आर गेन्स ऑफ 200 लाख रिजल्टिंग इन FCTR इन रेस्पेक्ट ऑफ S हैविंग क्रेडिट मल्टीप्लाइड बैलेंस। देखो, हम लोग FCTR के बारे में जानते हैं। FCTR क्या होता है, FCTR एक ऐसा रिजर्व है जो क्रिएट किया जाता है जब हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं बैलेंस शीट का। क्यों क्रिएट होता है FCTR, क्योंकि डिफरेंस आता है रेट में। ट्रू। और FCTR अदर इक्विटी में भरता चला जाता है। तो पेरेंट इधर में लगता है अलग अलग जगह से था, ठीक है, दूसरे कंट्री से था। तो ये लोग क्या कर रहा था कि प्रेजेंटेशन कर रहा था, इसके वजह से FCTR बन रहा होगा। तो उतना दिन से FCTR रिजर्व घुस रहा था इसके पास। तो अभी बोल रहा है कि जिस दिन कंपनी बिक रहा है, मतलब जब स्टेक बेच रहा है, उस दिन अदर इक्विटी में FCTR है 200 FCTR है। ठीक है, और 200 FCTR में से 90% किसका होगा, पेरेंट का, 10% NCI का होगा। मतलब 180 FCTR किसको मिलेगा, पेरेंट को, और 10 FCTR किसको मिलेगा, NCI। ठीक। कैलकुलेट P गेन ऑन डिस्पोजल इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको CFS बनाना है, तुमको निकालना है तुमको गेन निकालना है, गेन ऑन सेल। गेन ऑन सेल का मतलब कैसे निकाले भाई, अरे बहुत ईजी है यार। एंट्री नहीं देते थे हम लोग कि कैश अकाउंट, मतलब यही बेचने का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, NCI अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट रिटेन अकाउंट डेबिट, GBP अकाउंट डेबिट टू INA, और
टू गुडविल, जो दोनों में जिधर डिफरेंस होता था अगर P&L जाता था, तो अगर क्रेडिट में P&L जा रहा है मतलब गेन, और डेबिट, अगर डेबिट में P&L जा रहा है तो लॉस, तो वही एंट्री देना है तुमको, तो एंट्री दे दो। क्या खास है उसमें एंट्री देने में, एंट्री देने आओगे तो कैश कितने मिल रहा है 1500, ठीक है 1500 कैश है, कैश अकाउंट डेबिट 1500, इन्वेस्टमेंट रिटर्न 0, NCI कितना है 100, तुम बोलोगे भाई 120। क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो 20 का जो वो है ना, क्या उसको कहते हैं FCTR, वो 100 में मतलब कंबाइंड है, NCI 100, आई ने कितना है 1000, गुडविल कुछ भी नहीं था, तो जो भी डिफरेंस आया वो क्रेडिट में है P&L में, तो गेन कितना का हुआ 600 का, बस बन गया क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है, ईजी, वेरी इजी। इसमें एक चीज़ तुमको सीखना था, क्या, जो FCTR जो है वो 180 का, अब वो किसको मिलेगा, अब वो मिलेगा उसको, क्या नाम है, पेरेंट को, कितना मिलेगा 180, तो मिलने का एंट्री क्या देंगे, FCTR क्रेडिट हो रहा था तो उसको डेबिट कर देंगे, ये कहाँ एंट्री दे रहे हैं CFS में, तो CFS मतलब दोनों कंपनी का कंबाइंड है, तो जो 200 है इसके FCTR, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, वो क्रेडिट बैलेंस था उसको डेबिट करेंगे, तो FCTR अकाउंट डेबिट, मिल किसको रहा है, पेरेंट को, ठीक है, P&L पेरेंट लिख देंगे, परफेक्ट। तो एंट्री क्या होना चाहिए, FCTR अकाउंट डेबिट टू पेरेंट टू NCI को 20 रुपया, और पेरेंट को 180 और FCTR 200 से, ट्रू। लेकिन हम लोग यहाँ पे CFS बना रहे हैं, CFS कौन बनाता है, पेरेंट, तो पेरेंट को टू पेरेंट लिखने का जरूरत नहीं है, उससे लिख सकता है टू P&L, तो टू P&L लिख देगा बस, तो पेरेंट को कितना मिल रहा है 180, लेकिन जो P&L में जाएगा वो कैसे जाएगा, FCTR कैसे जाता है, OCI-R से, तो हमको OCI-R लिखना होगा P&L में, ठीक है, वैसे डिक्लासिफाई होगा, तो इस क्वेश्चन में यही तुमको जानना था, इजी। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर, क्या है, अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 13, दैट इज़ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ तुमको मेजरमेंट सीखना नहीं तुमको आता है, अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, तो एंट्री डे 1 प्रिवेलिंग रेट पे कर दोगे, मशीन टू क्रेडिटर, तो और ईयर एंड पे तुमको रीमेजर करना होगा मॉनेटरी आइटम को, मॉनेटरी आइटम क्या है क्रेडिटर, तो उसको रीमेजर कर देना, मशीन नॉन मॉनेटरी आइटम है, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन हो रहा है क्या, क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, मशीन रिवैल्यू नहीं हो रहा है, तो नॉन मॉनेटरी आइटम नॉर्मल है, उसको रिवैल्यू नहीं होता, रीमेजर करेंगे नहीं, तो रीमेजर मत करना, छोड़ देना उसको ऐसे ही। लेकिन एक और बात बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन तुमको निकाल के देना है, डेप्रिसिएशन निकाल के दे देना, तुम एक चीज़ मिस्टेक करोगे, डेप्रिसिएशन तो पूरा साल का निकाल दोगे। देखो ये कंपनी जो खरीदाया है वो खरीदाया है आपका एक रखता है, हमको लगता है 1 जनवरी को, तो 3 महीने का तुमको डेप्रिसिएशन देना है, पूरा 1 साल का मत लगा देना, ठीक है। और फिर CFO का कंटेंशन उस क्वेश्चन में रॉन्ग है, क्यों है देख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या है, पेज नंबर 12.10, सेल एडवांस नॉन मॉनेटरी ड्यू, अच्छा ठीक है, इलस्ट्रेशन 14 12.10, 12.10, हाँ, सप्लायर A लिमिटेड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर B लिमिटेड, A B को बेच रहा है 1 जनवरी 18 को, टू डिलीवर गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ टोटल कंसिडरेशन $50 मिलियन, ट्रांजैक्शन 50 मिलियन का है, $15 मिलियन, एंड रिसीव अपफ्रंट पेमेंट ऑफ 20 मिलियन ऑन दिस डेट। क्या हो रहा है, A B को कुछ बेच रहा है, ठीक है, B इसको 20 मिलियन एडवांस में दे रहा है, टोटल सेल 50 मिलियन का है, ठीक है, तो 20 मिलियन एडवांस में दे रहा है, कब दे रहा है, 1 जनवरी 18 को, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि 31 मार्च 18 तक पैसा नहीं आया है, 31 मार्च 18 को पैसा नहीं आया है, 1 जनवरी को वो हमको एडवांस दिया, हम उसको गुड्स नहीं दिए, 31 मार्च 18 को हम उसको गुड्स दे दिए हैं लेकिन उनको पैसा नहीं दिया, तो ईयर एंड पे वो रिसीवेबल होगा 30 मिलियन का, क्योंकि 20 मिलियन एडवांस दे चुका है, ओके। द गुड्स आर डिलीवर्ड एंड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 मार्च 18, $30 मिलियन इज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 18, 20 मिलियन को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है जिस दिन पैसा आया था, और 30 मिलियन कब आ रहा है, 20 मिलियन रिकॉग्नाइज कब किया, जब 1 जनवरी को एडवांस मिला था, ठीक, 30 मिलियन क्या हो कहते हैं 30, हाँ 20 मिलियन मिल रहा था 1 जनवरी को, 30 मिलियन मिल रहा है 1 अप्रैल को, गुड्स कब भेज रहा है 31 मार्च 18 को, तो 1 जनवरी को जो 20 मिलियन मिला था उसको लिखा था वो एडवांस,
लेकिन 31 मार्च को जब वो सामान बेच दिया तो वो सेल रिकग्नाइज कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश क्या उसको कहते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस, ओके वैसे करके कर दिया, ठीक है। तो उस दिन सेल रिकग्नाइज कर लिया 20 लाख का, लेकिन अभी 30 लाख उसको मिलना बचा हुआ है। टोटल सेल क्या था 31 मार्च को कितना, 50 लाख का, जिसका पहले उसको 20 लाख मिला हुआ था। तो 30 लाख अभी डेटर से उसका, तो डेटर दिखा रहा होगा, ठीक है। स्टेट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर एडवांस कंसिडरेशन। एडवांस कंसिडरेशन का डेट क्या है, 1 जनवरी 18। और रेवेन्यू कब रिकग्नाइज होगा उसको, रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना है 31 मार्च को। ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन INR टू बी रिकग्नाइज ऑन द डेट ऑफ रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू। जिस दिन रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे हैं दैट इज 31 मार्च 18 को, उस दिन कितना रुपीज़ में कितना वैल्यू होगा वो देखना है। एक्सचेंज रेट दिया हुआ है तो बहुत ईजी है। 1 जनवरी 18 को क्या है, अकाउंटिंग करना है। और कौन सा ट्रांजैक्शन ये, किसके बुक्स में ट्रांजैक्ट करना हमको देना है, किसी के बुक का नाम नहीं बोला है, तो हो सकता है ए के बुक्स में भी लिखना है और बी के बुक्स में भी लिखना है। इज इट क्या, हाँ नहीं, ए भी कुछ लिखाएंगे कि किसी बुक्स में ट्रांसफर करना है। हम सर आंसर दिए हैं ए के बुक्स में, ठीक है। तो ए के लिए क्या है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है या फिर क्या उसको कहते हैं फंक्शनल करेंसी ट्रांजैक्शन है। ए के लिए ये है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, क्यों, क्योंकि उसका फंक्शनल करेंसी रुपीज़ है, ट्रांजैक्शन हो रहा है डॉलर्स में, तो उसके ऊपर इंडेक्स 21 है, उसको रीमेजर करना पड़ेगा ईयर एंड पे, ठीक है। पहले तो अकाउंटिंग करना है और हमको ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, तो अकाउंटिंग करने के लिए मॉनिटरी डिनोमिनेटर याद रखना। डे 1 प्रीवेलिंग रेट पे दे दो एंट्री, तो डे वन का एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रिसीव्ड, ट्रू। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस किया और प्रीवेलिंग रेट पे कर दो, तो 20 मिलियन @ 72, ठीक। ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे क्या हो रहा है कि तुम सामान उसको डिलीवर कर रहा है तो उसका तो कोई एंट्री नहीं है, लेकिन ईयर एंड पे तुमको एक चीज़ याद रखना है, अकाउंटिंग कर रहा है तो मॉनिटरी डिनोमिनेटर याद था, डे 1 प्रीवेलिंग रेट कर दिए। ईयर एंड पे इसको क्या करना होता है, ईयर एंड पे रीमेजर करना होगा मॉनिटरी आइटम को। मॉनिटरी आइटम क्या था, एडवांस रिसीव मॉनिटरी आइटम है क्या, एडवांस रिसीव मॉनिटरी आइटम नहीं है, दैट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू पे बट नॉट फिक्स यूनिट ऑफ करेंसी, फिक्स यूनिट ऑफ सम प्रोडक्ट्स, दैट इज़ नॉन मॉनिटरी। तो एडवांस रिसीव को तुमको रीमेजर करने का जरूरत नहीं है, यही मेन ट्रिक था, मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का कि तुम एडवांस रिसीव को भी तुम रीमेजर कर दोगे। एडवांस रिसीव नहीं है तुम्हारा मॉनिटरी, दैट इज़ नॉन मॉनिटरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ मॉनिटरी, एडवांस रिसीव्ड इज़ नॉन मॉनिटरी, तो रीमेजर मत करना, एक चीज़ याद रखना। परफेक्ट। तो 31 मार्च 18 को क्या एंट्री दोगे तुम, 31 मार्च 18 को तुमको एंट्री देना होगा, तुम उस दिन पूरा 50 लाख का सामान बेच दे रहे हो, तो नॉर्मल बेचते तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50 लाख, लेकिन हमको अभी कैश नहीं मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, 30 लाख, पहले से मिला हुआ था 20 लाख, तो एडवांस रिसीव अकाउंट डेबिट एडवांस रिसीव्ड अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एडवांस रिसीव्ड को तुम कर दिया डेबिट, ओके, क्योंकि अब वो तुम्हारा एसेट हो गया एडवांस रिसीव्ड, डेटर्स तुम बना दिया और सेल्स कर दिया। परफेक्ट। एक्सचेंज रेट क्या यूज़ करोगे, जो उस दिन का प्रीवेलिंग रेट है, ये नॉर्मल एंट्री होगा, जो उस दिन का प्रीवेलिंग रेट है, तुम कुछ रीमेजर तो नहीं कर रहे हो, बस। परफेक्ट। तुम बोलोगे डेटर का कुछ करना है, अरे डेटर है भाई, उस दिन तुम रिकग्नाइज करो, डे 1 करो, तो डे 1 चाहे मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, उसको प्रीवेलिंग रेट पे डालना है, बस। परफेक्ट। अब देखो क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 15। व्हाट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 15, देखते हैं। ग्लोबल लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, फंक्शनल करेंसी रुपीज़, अक्वायर कर रहा है 70% शेयर ऑफ मार्क लिमिटेड, एक जर्मन कंपनी का। एक कंपनी जो यूरो में डील कर रही है उसको खरीद रही है एक इंडियन कंपनी जो रुपीज़ में डील करती है। किसके लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, वो तो डिपेंड करेगा कि ट्रांजैक्शन किस अमाउंट में हो रहा है। फंक्शनल करेंसी दे रहा, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ मार्क वाज 23 मिलियन यूरो, ले 23 मिलियन यूरो, तो यूरो में हो रहा है, तो ये किसके लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, इंडियन कंपनी के लिए, तो इंडेक्स 21 किस पे लगेगा, इंडियन कंपनी पे, ठीक। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 23 मिलियन यूरो, पीसी 17.5 मिलियन यूरो, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल हैज़ टू बी रिकग्नाइज इन एफएस ऑफ ग्लोबल लिमिटेड जो पेरेंट है। परचेजर के बुक्स में तुमको गुडविल निकाल के देना है, कैसे निकाल के दोगे, बाप रे बाप, माथा ख़राब, कुछ माथा ख़राब करने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा चीज़ है। क्या करना, जैसे गुडविल निकालते कैसे निकालते थे, याद करो, पीसी
प्लस NCI माइनस INA, बस वैसे करके निकाल दो। और सारा वैल्यू पहले अभी यूरो में लेना, तो गुडविल भी तुम्हारा यूरो में आ जाएगा। पहले यूरो में निकाल दो आंसर को, ठीक, यूरो में आ गया। अब गुडविल तुम्हारा यूरो में है, लेकिन तुमको किसके बुक्स में दिखाना है? पेरेंट के बुक्स में। पेरेंट का वैल्यू क्या है? पेरेंट का बुक्स किस में आता है? रुपीज़ में। यूरो में है, तुमको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट मतलब प्रेजेंटेशन। और जब प्रेजेंटेशन होता है तब हम लोग देखते हैं कि एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है क्लोजिंग रेट समथिंग। गुडविल क्या है? एसेट। किस पे कन्वर्ट करेंगे? क्लोजिंग रेट में। क्लोजिंग रेट क्या है यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में? देखो 84, तो 84 पे कन्वर्ट कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 117.6। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ख़त्म। ईजी, नॉट वेरी मच हार्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 तुमको याद दिला देगा पुराने चैप्टर का, डेट इज़ इंड AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। स्टेप 1 कैश फ्लो, स्टेप 2 फेयर वैल्यू, स्टेप 3 EIR, स्टेप 4 LAT। तो तुम बोलोगे भाई ये तो इंड AS 21 में है, तो फॉरेन करेंसी भी होगा इसमें। हाँ है, तो इसमें लेकिन कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। पूरा का पूरा क्वेश्चन इंड AS 109 से बनाना, ठीक है। और जो भी वैल्यू लेना, सब जो उसका फंक्शन, जिस करेंसी में काम हो रहा है, जो मतलब जिसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, तो जो भी अमाउंट लेना सब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का अमाउंट लेना। जो भी अमाउंट है, एक्सचेंज रेट से कोई मतलब नहीं। जो भी अमाउंट 20 मिलियन 30 मिलियन, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें क्या बोल रहा है? FCY, जो इसका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, तो उस जो फॉरेन करेंसी उसका कोई नाम नहीं दिया कि डॉलर यूरो, सीधा बोल रहा है FCY, डेट इज़ फॉरेन करेंसी यूनिट, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी है, तो सारा अमाउंट फॉरेन करेंसी का जो यूनिट है उसमें लिख के चले जाओ, ठीक है। LAT बना दो, LAT बन गया। अब LAT का डेटा को तुम प्रेजेंट कर दो फंक्शनल करेंसी में। फंक्शनल करेंसी इसका शायद रुपीज़ है, तो फॉरेन करेंसी से फंक्शनल करेंसी में लाने के लिए तुमको क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ये शायद हमको क्या लगता है लोन दिया है, हाँ समथिंग लोन है, ठीक है। तो लोन है, ओपनिंग लोन, तो ओपनिंग लोन जिस दिन रेट होगा डे 1 का ट्रांजेक्शन उस दिन का निकाल देना। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट तुम्हारा P&L आइटम है, एवरेज रेट। रीपेमेंट हो रहा है, तो जिस दिन रीपेमेंट हो रहा है उस दिन का जो रेट होगा वो देना। ये बैलेंस शीट आइटम सब तो कुछ नहीं है, रीपेमेंट ही सब नॉर्मल चीज़ है, तो क्लोजिंग रेट उस पर दे देना जो उस दिन का रेट है, डेट ऑफ रीपेमेंट का। और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो जिस दिन उसका जो भी बैलेंस होगा, लोन का बैलेंस होगा, लोन क्या है तुम्हारा? लायबिलिटी, क्लोजिंग रेट पे दे देना, बस क्वेश्चन तुम्हारा बन गया, ठीक है। आंसर आ जाएगा तुम्हारा सारा का सारा। पूरा क्वेश्चन इंड AS 109 से बनाना, लेकिन वैल्यू कौन सा लेना? फॉरेन करेंसी का, फिर लास्ट में कन्वर्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक मिस्टेक हो जाएगा, जब तुम उसका फॉरेन करेंसी में किए थे तो तुम्हारा LAT परफेक्ट बनेगा कि ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस रीपेमेंट इक्वल क्लोजिंग आ जाएगा, लेकिन फॉरेन करेंसी यूनिट में। लेकिन जब फॉरेन करेंसी यूनिट से तुम इंडियन में ला रहे हो, तो कुछ को क्लोजिंग रेट पे करो, कुछ को एवरेज रेट पे कर रहे हो, तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। जिस वजह से याद करो बैलेंस शीट में FCTR आता था, तो यहाँ भी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस डिफरेंस को हम लोग क्या दिखा देंगे? एक्सचेंज लॉस। हाँ FCTR सब कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना रहे हम लोग। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा होगा? क्योंकि एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से रेट चेंज हो रहा है, तो एक्सचेंज लॉस दिखा देना, बस लास्ट में तुमको सारा का सारा आंसर मिल जाएगा। एक सर शॉर्टकट दिए हैं कि जब भी एक्सचेंज गेन हो रहा होगा तो उसके ऊपर हर वक्त क्या बनेगा? DTL, और एक्सचेंज लॉस होगा तो बनेगा DTA। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 जो था वहाँ पे देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन जब सर चैप्टर पढ़ा रहे थे, चैप्टर ख़त्म हो गया, तो सर जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो ट्रांसलेशन और ट्रांजैक्शन को ध्यान में रख के क्वेश्चन पढ़ा रहे थे। बोलते थे, क्या बोल रहे थे सर कि ट्रांजैक्शन मतलब मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी और ट्रांसलेशन मतलब कन्वर्ट करना। तो हम ट्रांसलेशन ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ाना चाह रहे थे, हम ईजी समझाना चाह रहे थे, क्लियर, कि जहाँ अकाउंटिंग करना है तुमको वहाँ पे सीधा मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी देखना, जहाँ प्रेजेंटेशन करना है तुमको वहाँ पे कन्वर्ट करना, ठीक है। एक हिंट तुमको मिल सकता है कि अगर क्वेश्चन में सीधा बोला कि ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करो तो अकाउंटिंग वर्ड है ही, और ट्रांजैक्शन भी वर्ड है तो अकाउंटिंग। ट्रांसलेशन अगर बोले और प्रेजेंटेशन कन्फ्यूजन कुछ हो तो ट्रांसलेशन अगर दिख जाए तो उसको प्रेजेंटेशन ही समझ लेना, वरना लॉजिक लगाओगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, बैलेंस शीट पूछ रहा है तो मतलब प्रेजेंटेशन पूछ रहा है, बस। क्योंकि सब लोग यही मिस्टेक करता है। और हाँ एक चीज़ लास्ट में सर क्या किए हैं कि बोर्ड नोट्स पूरा बना के दिए हैं PDF में। हम PDF कभी तक खोले नहीं हैं, PDF खोलना, उसमें से पूरा बोर्ड नोट्स दिए हुए हैं लास्ट लेक्चर में। तो इंड AS 21 तुम्हारा हो जाता है ख़त्म। बाय।